जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो आज हम पाठ 15 स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम स्टेप्स टुवर्ड्स क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले भी हम इसका एक भाग पढ़ चुके थे और उस भाग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे चारों ओर कचरा उत्पन्न होता है और इस कचरा को हम किस तरह से निपटार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। इसके साथ ही हमने जो कचरा उत्पन्न होता है उसके साथ कुछ प्रयोग भी किए थे। जैसे हमने जो कचरा हमारे यहाँ उत्पन्न होता है उसको 2 समूहों में बांटा था। तो पहले समूह में ऐसे कचरे थे जिसको गलाया जा सकता है, जिससे खाद बनाया जा सकता है, और दूसरे समूह में कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े, एल्युमिनियम के रेपर्स, ये सारे चीजें थे। तो इसको हमने क्या किया था, 4 गड्ढों में दबा कर रखा था और हमने उसको 4 दिन तक छोड़ दिया था। तो अब हम देखेंगे कि इसका 4 दिन बाद क्या होता है। तो क्या जो बिना प्लास्टिक की थैली वाला कचरा था उसमें कुछ अलग तरह का परिवर्तन हुआ। तो हमने 4 गड्ढों में अलग अलग समूह के कचरों को रखा था। जो पहला समूह का कचरा था उसका 2 भाग किया था और उसमें एक भाग को क्या किया था, हमने प्लास्टिक के थैली में बांधकर मिट्टी के अंदर दबाया था और दूसरे गड्ढे में क्या किया था, समूह 1 के कचरे को ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया था। इसी तरह से हमने समूह 2 के कचरे को भी 2 भागों में बांटा था और पहला जो भाग था उसको हमने प्लास्टिक में बांधकर मिट्टी के नीचे दबाया था और दूसरे भाग को क्या किया था, दूसरे भाग को ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया था। तो ये जो 4 तरह के कचरे थे, इसमें क्या अंतर होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इनको हमने दबा दिया और 4 दिन तक छोड़ दिया और उसके बाद हम 4 दिन बाद इन गड्ढों को खोदकर देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। अगर कचरे से कोई दुर्गंध ना आए तो यह दर्शाता है कि कचरे का विगलन हो गया है, मतलब कचरा सड़ गया है। यदि उससे कोई दुर्गंध नहीं आता है, इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। तो जब हम उसको देखेंगे कि वो सड़ गया है तब हम क्या करेंगे, उसको फिर से मिट्टी में ढककर कुछ दिन के लिए और छोड़ देंगे। इसी तरह 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को निम्नानुसार विकल्पों को नीचे दी गई जो सारणी है उसमें हम भरते जाएंगे। तो किस तरह से भरेंगे, तो पूर्णतः विगलित एवं दुर्गंध नहीं, तो इसको भी लिखेंगे। यदि जो कचरा है वो पूरी तरह से विगलित हो गया है, मतलब पूरी तरह से सड़ गया है और उसमें दुर्गंध नहीं आ रहा है, तो उसको लिखेंगे। या फिर आंशिक विगलित, मतलब आधा सड़ा हुआ है। या फिर पूर्णतः विगलित एवं दुर्गंध युक्त, तो पूरी तरह से सड़ गया है लेकिन अभी भी उसमें दुर्गंध है। और एक क्या ऑप्शन है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो जो सारणी है उसमें हम अभी देखते हैं। तो कचरे की ढेरी, जो पहला ढेरी था उसको हमने क्या किया था, जो समूह A का कचरा था उसको प्लास्टिक में बांधकर मिट्टी में दबा दिया था। तो उसमें जब हम 4 दिन बाद देखेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, जिसको हमने, तो समूह A में क्या था, फलों के छिलके थे, सब्जियों के छिलके थे, तो ऐसे पदार्थ थे जो सड़ सकते थे। तो जब हम 4 दिन बाद उसको देखते हैं तो वो क्या होता है, अंशतः विगलित होता है, मतलब आधा सड़ा होता है लेकिन उसमें से दुर्गंध आता है। फिर हम उसको 6 दिन बाद देखेंगे तो क्या होगा, वो भी अंशतः विगलित होगा, मतलब पूरी तरह नहीं सड़ेगा लेकिन उसमें से क्या होगा, दुर्गंध आता रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको 2 सप्ताह बाद देखेंगे तो क्या होगा, उसमें से वो बहुत हद तक सड़ गया है लेकिन उसमें से दुर्गंध आ रही, पूर्णतः विगलित लेकिन दुर्गंध आ रहा है। और 4 सप्ताह बाद भी क्या होगा, उसमें से दुर्गंध आएगा। तो क्या कारण है कि उसमें दुर्गंध आ जाएगा,
क्योंकि उसमें जो हम भरे हैं उसको प्लास्टिक में भरकर मिट्टी में दबाए हैं। और प्लास्टिक क्या होता है, किसी चीज को सड़ने नहीं देता। और प्लास्टिक में यदि कोई चीज बंधा रहता है तो क्या होता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो ये अनुभव आप अपने घरों में भी करते होंगे कि यदि कोई सामान प्लास्टिक में बंधा रह जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। वो अंशतः सड़ेगा, अंशतः विगलित होगा, लेकिन क्या होगा, उसमें से दुर्गंध आएगी। अंशतः विगलित क्यों होगा, क्योंकि उसमें सब्जियों के, फलों के छिलके हैं। और ख में हमने क्या रखा था, जो समूह 2 में था, मतलब कपड़े का टुकड़ा, प्लास्टिक का थैली और एल्युमिनियम के जो रेपर्स थे, प्लास्टिक के पैकेट थे, प्लास्टिक की बोतल थे, कांच के टुकड़े थे। तो उसको जब हम प्लास्टिक में बांधकर मिट्टी में दबाते हैं तो उसको हम 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 सप्ताह बाद या फिर 4 सप्ताह बाद कभी भी खोले तो क्या होगा, वो विगलित नहीं होगा, मतलब वो सड़ेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। और उसमें से दुर्गंध भी आ सकती है क्योंकि वो प्लास्टिक में बंद करके दबाया गया है। इसके बाद ग में हम क्या रखते हैं, जो समूह 1 का कचरा है, मतलब जो फलों के और सब्जियों के छिलके हैं, उसको हम ऐसे ही बिना प्लास्टिक में बांधे मिट्टी में दाब देंगे, मतलब गड्ढा खोदेंगे और उसमें डाल देंगे। तो 4 दिन बाद क्या देखेंगे कि वो अंशतः विगलित है, मतलब कुछ सड़ा है और उसमें से दुर्गंध आ रहा है। लेकिन 6 दिन बाद जब हम उसको खोलेंगे तो देखेंगे वो पूर्णतः विगलित हो गया है, लेकिन उसमें से थोड़ा दुर्गंध आ रहा है। फिर हम 2 सप्ताह बाद देखेंगे तो वो पूरी तरह से सड़ गया, पूर्णतः विगलित है और उसमें से कोई दुर्गंध भी नहीं आ रहा है। फिर 4 सप्ताह बाद भी क्या होगा, पूरी तरह से वो सड़ जाएगा, पूर्णतः विगलित, और उसमें से कोई गंध भी नहीं आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं वे उसका अपघटन कर देते हैं। पहले तो जो छिलके हैं वे सड़ जाते हैं, जो किचन वेस्ट है वो सड़ जाता है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे उसका अपघटन कर देते हैं और वो मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए पहले तो उसमें दुर्गंध रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो दुर्गंध है वो समाप्त हो जाता है। तो जब दुर्गंध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब आप उसको समझिए कि ये आपका खाद तैयार हो गया है। इसके बाद घ में क्या है, समूह 2 में जो कचरा था, मतलब कपड़े का टुकड़ा, प्लास्टिक का थैली, तो ये सारी चीजों को जब हम ऐसे ही मिट्टी में दबा कर रख देंगे तो वो थोड़ा सा विगलित होगा, लेकिन उसमें से दुर्गंध भी आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम जो समूह 1 का कचरा है उसको मिट्टी में ऐसे ही दबा देते हैं तो उससे एक अच्छा खाद तैयार हो जाता है, और जो हमारे पौधों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन बाकी स्थितियों में वो संभव नहीं हो पाता है। तो ये चीज मैं बता रही हूँ तो शायद आप इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे, लेकिन इस चीज को यदि आप खुद करके अपने घरों में देखेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 4 दिन बाद उसको खोद कर देखेंगे, 6 दिन बाद उसको खोद के देखेंगे, 2 सप्ताह बाद, फिर 4 सप्ताह बाद खोद के देखेंगे। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी जी। तो उन्होंने कहा था कि उनका कथन है, क्या कथन है, कि किसी परिवार के सदस्य खुद के घर को तो साफ रखते हैं लेकिन पड़ोसी के घर के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, अपना घर तो साफ सुथरा रख लेते हैं, लेकिन अपने घर से जितनी गंदगी निकलती है उसको अपने आसपास फैला देते हैं, उसको बाहर ही फेंक देते हैं खुले में, जिससे चारों ओर गंदगी फैल जाती है। तो हमको क्या करना है, अपना घर तो साफ सुथरा रखना है और अपने आसपास को, अपने पड़ोसियों के घर को भी साफ रखने की कोशिश करनी होगी। तो अपने जो प्रेक्षण किए उस पर हमने अभी चर्चा किया। तो अब जो कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो और उसके कोई दुर्गंध नहीं आ रहा हो, तो वो पूरी तरह से सड़ गया है और उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रहा, तो ये समूह 1 के कचरे में हुआ था। जब हम उसको ऐसे ही मिट्टी में दबा देते हैं तो उसे उस मिट्टी में मिला दीजिए। तो जैसे ही हम देखेंगे कि उसमें से दुर्गंध आना बंद हो गया है तो क्या करेंगे, उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे और वहां अपने पसंद का कोई भी पौधा उगा सकते हैं। और ये पौधा जो होगा वो हम उसके पोषण में सहायक होगा, किसके, पौधे के। तो इस तरह से क्या होगा, वो जो खाद तैयार होगा उससे जो पौधा है वो अपना भोजन प्राप्त करेगा और पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा।
तो आपने इस क्रियाकलाप से यह प्रेक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीजें पूर्ण विगलित होती है जिनसे खाद बनती है एवं जिसका उपयोग पौधों के लिए किया जाता है। तो कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। तो आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरों के ढेरों को देखा होगा। तो बहुत समय क्या होता है, जो पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं तो वो सड़कों के किनारे जमा हो जाती हैं और उसको जमा कर दिया जाता है साफ करने के लिए। तो बहुत समय लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। लेकिन जब हम पत्तियों को जला देंगे तो उससे क्या होगा, हानिकारक गैस उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है पत्तियों को जलाते हुए, जो टहनियां सूख गई है या पत्ती सूख गई है उसको जला दिया जा रहा है। लेकिन जलाने से बहुत पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो जब हम पत्तियों को जला देंगे तो उससे क्या होगा, जलने के बाद हानिकारक गैस उत्पन्न होगा और जो हमारे चारों ओर फैल जाएगा और उससे हमको भी नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? तो हमको क्या करना है, उन पत्तियों को जलाना नहीं, क्योंकि पत्तियां तो सूख गई है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले ही आपने क्या बनाना सीखा, खाद बनाना सीखा। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। मिट्टी में गड्ढा खोदेंगे और उसमें उसको डाल देंगे और उसके ऊपर मिट्टी ढक देंगे। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो विगलित हो जाएगा और वो खाद बन जाएगा। लेकिन हम यदि उसको जला देंगे तो क्या होगा, धुआं उत्पन्न होगा और हानिकारक गैस होगी जिससे हमको भी नुकसान हो सकता है। तो आइंदा क्या करेंगे, जो सूखी पत्तियां होंगी उसको मिट्टी में दबा देंगे, जलाएंगे नहीं। तो क्यों नहीं जलाएंगे, आप समझ गए हैं। तो आम तौर पर खेतों में सूखी जो पत्तियां होती हैं, फसली जो पौधों के अवशिष्ट होते हैं तो उसको भी जला दिया जाता है। तो जब फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद जो अवशिष्ट बच जाते हैं या फिर खेतों में जो सूखी पत्तियां रह जाती हैं तो उसका क्या होता है, उसको भी जला दिया जाता है। लेकिन उसको जलाने से क्या होगा, हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि उससे जो गैस उत्पन्न होगी वो काफी जहरीली होंगी और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। वो यदि हम सांस में लें तो वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, वहीं उसको सड़ने देंगे। तो क्या ऐसा करना उचित है? तो क्या है, आपको जवाब मिल गया है, ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर क्या चित्र में दिखाया गया है कि उसको जला दिया जा रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, एक तो नुकसान हो रहा है, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम उसको दबा देंगे तो क्या होगा, हमारा खाद तैयार हो जाएगा। तो इन्हें जलाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो गैस है वो उत्पन्न होती है। हमें इन अवशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित करना चाहिए, ना कि उसको जलाना चाहिए। विद्यालय में कचरे का निपटान किस तरह से करेंगे, तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 अलग अलग कूड़ादान रखेंगे। तो हम अपने घरों के आसपास भी देखते होंगे कि नगर पंचायत के द्वारा, सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाती है कि 2 तरह के कूड़ादान का प्रयोग करना है। तो अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसके तहत भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है कि 2 तरह के कूड़ादान का प्रयोग करना है। तो कौन कौन से रंगों के कूड़ादान का प्रयोग किया जा रहा है, एक हरा और दूसरा नीला। तो 2 प्रकार का जो कूड़ादान है उसमें हम अपने कचरे को एकत्र करेंगे। तो प्राय एक का रंग क्या होता है, नीला, और दूसरे का क्या होता है, हरा। तो एक नीले रंग का और एक हरे रंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ चित्र में क्या दिखाया गया है, हरा और लाल, लेकिन ये लाल के बदले क्या होगा, नीला होगा। तो नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डालेंगे। तो जो नीला कूड़ादान होगा उसमें ऐसे पदार्थ डालेंगे जो फिर से उपयोग किया जा सके, जैसे कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसका फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इसको कहाँ डालेंगे, नीले कूड़ेदान में। और हरे कूड़ेदान में मिट्टी में विगलित हो जाने वाले पदार्थों को डालेंगे। तो जो हरा कूड़ादान है उसमें ऐसे पदार्थ डालेंगे जो मिट्टी में मिलकर खाद बन सके, जो गल सके, सड़ सके। तो कौन, जैसे घास हो गए, पत्तियां हो गई, सूखी पत्तियां हो गई, सूखी टहनी हो गई। तो ये क्या है, फिर से इसका क्या हो जा सकता है, खाद तैयार हो सकता है। तो इसको किस में डालेंगे, हरे कूड़ेदान में।
नीले कूड़ेदान के कूड़े कबाड़ी वाले आपसे खरीद कर ले जाएंगे। तो जो नीला कूड़ादान का कचरा है उसमें आप खाली बोतल भी डाल सकते हैं और जूते का जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसको डाल सकते हैं। मतलब जो आपका ऐसा चीज है जो फिर से रिसाइकिल हो सकता है, फिर से उससे कुछ नए पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे चीजों को हम नीले कूड़ेदान में डालेंगे और जो कबाड़ी वाला होता है तो वो उन चीजों को खरीद कर आपसे ले जाएगा। और जो हरे कूड़ेदान के कूड़े हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी में दबाकर कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका दोनों तरह का जो कचरा है वो क्या हो गया, निपटान हो गया। तो इस तरह से आपका जो कचरा है चारों तरफ फैला भी नहीं और उससे आपको बहुत फायदा भी हो गया। तो जब कंपोस्ट बन जाएगा तो उसको आप अपने खेतों में डाल सकते हैं, उसको गमले में डालकर पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको फायदा हो गया। और जो नीले कूड़ेदान का जो कचरा था उसको आपने कबाड़ी वाले को बेच दिया तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है। तो इस तरह से आप जो कचरा जमा करेंगे उससे भी आपको फायदा हो सकता है। तो क्यों हम अपने आसपास को गंदा करेंगे इसको फेंक कर। तो आइंदा क्या करना है बच्चों, हमको इसको साफ रखना है, अपने घरों को साफ रखना है, अपने आसपास को साफ रखना है। और जो भी कचरा उत्पन्न होगा हमारे घरों में उसको इसी तरह से 2 कूड़ेदान में हम जमा करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो अपने आसपास के कुछ अपशिष्ट पदार्थों की आप सूची बनाइए। और क्या करना है, प्लास्टिक को जलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, क्योंकि इससे जहरीली गैस उत्पन्न होती है। और आपके आसपास जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको आप सूचीबद्ध कीजिए। तो बहुत सारे हैं, जैसे घास हो गए, फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, कागज के टुकड़े हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे आपको पदार्थ मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो आपके आसपास कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनसे आप मित्रता कर उनकी उपयोगिता से आप खाद बना सकते हैं। तो उसको आप उपयोग करके क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ होता है और वो कंपोस्ट बनाने में हमारी मदद करता है। तो कंपोस्टिंग में ये कैसे उपयोग में लाया जाता है, ये लाल केंचुआ, उसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो आपने देखा होगा मिट्टी में केंचुआ को देखा होगा। तो केंचुआ में भी जो लाल प्रजाति का केंचुआ होता है, लाल केंचुआ होता है, वो बहुत अच्छा खाद बनाने में हमारी मदद करता है। तो लाल केंचुआ की सहायता से किस तरह से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है, ये है लाल केंचुआ। तो ये हमारे दोस्त है क्योंकि ये खाद बनाते हैं हमारे लिए। और खाद किस तरह उपयोगी है, उसको खेतों में डाला जाता है, गमलों में डाल सकते हैं, उसमें पौधा लगा सकते हैं। तो ये फसलों को अच्छी तरह से बढ़ाते हैं क्योंकि जो जैविक खाद होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होते हैं, उससे फसलें जो उगती है वो बहुत अच्छे होते हैं और उसमें किसी तरह का रासायनिक प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो यदि किसान भाई इन लाल केंचुआ का प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट बनाएं और उसका उपयोग अपने खेतों में करें तो उनका फसल तो अच्छा होगा ही, साथ ही हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 2 को कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो मैदान में एक गड्ढा खोदिए। तो एक मैदान में क्या करेंगे, गड्ढा खोद लेंगे और उसमें रेत की 1 से 2 सेंटीमीटर की परत बिछा दीजिए। अब रेत के ऊपर सब्जियों तथा फलों के जो अवशिष्ट हैं, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े हैं, भूसा है, गोबर है, इसके ऊपर डाल दीजिए। और ऊपर क्या करना है, समाचार पत्र का 1 इंची चौड़ा पट्टी काटकर उसको बिछा देंगे। तो क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे और उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर बालू का परत बिछा देंगे और उसके ऊपर सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और जो पौधों की सूखी पत्तियां हैं
या फिर गोबर है, भूसा है, उसको डाल देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जो है उसका 1 इंची चौड़ा पट्टी काटकर उसमें बिछा देंगे और कुछ जल छिड़क कर इस परत को नरम बनाए रखेंगे और उसमें क्या करना है, पानी छिड़क देना है। अवशिष्ट जो होता है उसकी परत को न दबाकर उसे थोड़ा पोला ही रहने दीजिए, मतलब थोड़ा हल्का ही रहने दीजिए, ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु तथा नमी बना रहे। अब आपका जो गड्ढा है वो लाल केंचुआ का स्वागत करने के लिए तैयार है, मतलब अब आप इसमें लाल केंचुआ डाल सकते हैं। तो कुछ लाल केंचुओं को गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी या पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से परत से उसको ढक सकते हैं। तो लाल केंचुआ उसमें डाल दिया हमने और उसके ऊपर क्या करेंगे, जूट का बोरी ढक देंगे, या फिर आपके घर में जो पुरानी बेडशीट वगैरह होगी तो उसको भी आप ढक सकते हैं, या फिर जो घास होगा उसका हल्का परत उसमें बिछा देंगे। तो इन लाल केंचुओं को भोजन के लिए फल तथा सब्जियों के जो अवशिष्ट हैं या फिर चाय छानने के बाद जो पत्तियां बच जाती हैं तो उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन क्या चीज आपको उसमें नहीं डालना है वो भी ध्यान आपको रखना है। तो क्या क्या नहीं डालना है, उसमें नमक नहीं डालना है, अचार, तेल, सिरका, मांस तथा दूध से निर्मित जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उसको भोजन के रूप में लाल केंचुए को नहीं देना चाहिए। तो इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जो जीव हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उसको नहीं डालना चाहिए। तो क्या क्या नहीं डालना चाहिए, नमक नहीं डालेंगे, अचार नहीं डालेंगे, तेल, सिरका, मांस नहीं डालेंगे, या फिर दूध से जो निर्मित वस्तु होगा वो नहीं डालेंगे, या फिर जो पका हुआ भोजन है उसको भी आप उसमें नहीं डालेंगे। तो इस तरह से ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डाला गया है, छिलके, सब्जियों के, फलों के, जो अंडों का खोल है वो डाला गया है और किस तरह से यहाँ पर खाद तैयार हो जा रहा है। तो लाल केंचुओं के लिए ये सारी चीज क्या है, आहार है, उसका भोजन है। लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, तो इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं। तो यह भोजन को पीसने में इसकी सहायता करता है। तो 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे की सावधानी पूर्वक आप प्रेक्षण करते रहिए कि क्या आपको गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है। अब आपका जो बर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ क्या है, बर्मी कंपोस्ट, ये मिट्टी है उसमें ये लाल केंचुए दिख रहे हैं, है ना। तो जो आपने छिलके डाले थे, अवशिष्ट पदार्थ डाला था, सारा इसने क्या किया, खाद में बदल दिया। तो इस तरह से आप लाल केंचुआ की सहायता से अपने पौधों के लिए खाद तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। कैसे, आपके घर में जो रसोई में वेस्ट उत्पन्न होता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, अंडों का खोल, तो उसको आप गड्ढों में डालते जाइए और इस तरह से आप बर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। लाल कृमि अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकते हैं। लाल केंचुओं को जीवित रहने के लिए अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है और अच्छी देखभाल के 1 माह में इनकी संख्या जो है वो दुगनी हो जाती है। तो इस सर्वोत्तम कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इस तरह से बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है जिसको आप अपने गमलों में डाल सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं, आपका जो किचन गार्डन है उसमें आप डाल सकते हैं, तो आपके बगीचे में यदि पौधे लगे हैं तो वहां आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो बर्मी कंपोस्ट है तैयार हो गया बहुत ही कम खर्चे में, या फिर कह सकते हैं कि बेकार की चीजों से खाद तैयार हो गया, है ना। तो ऊपर दिए गए क्रियाकलापों में आपने देखा कि कुछ वस्तुएं मिट्टी में मिलकर खाद्य पदार्थ बनाने में मदद करते हैं। यह जैव निम्नीकरण प्रक्रिया कहलाती है। जो वस्तुएं मिट्टी में नहीं मिलती हैं एवं विघटित नहीं होती हैं वह क्या होती है, जैव अनिम्नीकरण प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जो मिट्टी में मिल जाती हैं तो वे क्या कहलाती हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया। और जो वस्तुएं मिट्टी में नहीं मिलती हैं एवं विघटित नहीं होती हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, जैव अनिम्नीकरणीय प्रक्रिया। अब हम देखते हैं जो हमने बर्मी कंपोस्ट बनाया उसके लाभ क्या क्या हैं।
तो वर्मी कंपोस्ट के लाभ। वर्मी कंपोस्ट से जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। और क्या लाभ है? भूमि की जल धारण एवं जल संग्रहण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके साथ और क्या लाभ है कि पौधों की रोग रोधी क्षमता में वृद्धि होती है, तो उसमें जल्दी रोग नहीं लगते हैं यदि हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। यह मिट्टी को नरम रख हवायुक्त बनाता है, तो मिट्टी में हवा भरती है और इसके द्वारा प्राप्त खाद्य का प्रयोग फल, फूल एवं सब्जियों के उत्पादन में भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा और हम देखते हैं कि ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका प्रयोग यदि हम अपने बगीचों में करें तो हमारे पौधे तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे, है ना। तो हमने पढ़ा वर्मी कंपोस्ट। तो अभी आप बताइए कि कंपोस्ट गड्ढे में केंचुओं को डालने की विधि क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाले जो कचरे हैं इनमें से कौन से हैं? तो क्या है? फल। ये 2 सप्ताह में आराम से विघटित हो जाते हैं। तो हर दिन घरों में कई प्रकार के कचरे फेंके जाते हैं, तो क्या आप इसकी मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? तो ये अनुमान लगाने के लिए आप उसको करके भी देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? घर का जो कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और कितने दिनों में ये बाल्टी पूरी तरह भर जाती है उसको आप नोट कीजिए। तब आपको पता चल जाएगा कि आपके घरों में कितना कचरा उत्पन्न होता है। तो कचरे को हमेशा आप कूड़ेदान में ही फेंकिए, क्योंकि हम इधर उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी। तो इस तरह से हमने जाना कि हम किस तरह से जो कचरा है उसको अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो आप भी क्या करेंगे? जो आपके घरों में कचरा उत्पन्न होगा उसका उपयोग क्या करेंगे? एक तो जो 2 कूड़ादान बनाएंगे, एक में क्या करेंगे? जो फिर से उपयोग किया जा सकता है ऐसे कचरे को रखेंगे और एक में ऐसे कचरे को जिसका विघटन हो सकता है। जिसका विघटन हो सकता है उससे आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए और अपने पौधों को दीजिए, और जो फिर से रिसाइकिल हो सकता है उसको कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। तो आपको बहुत फायदा हुआ ना, कचरे से फायदा। तो आप भी अपना फायदा कीजिए इस तरह से, ठीक है। तो आप भी बच्चे इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप अपने घरों के सदस्यों की संख्या जानते हैं तो आप अपने गांव अथवा नगर की जो जनसंख्या है उसका भी पता लगाकर प्रतिदिन उस गांव या नगर में उत्पन्न होने वाले जो कचरा है उसका भी अनुमान लगा सकते हैं। तो आपका जो बाल्टी भर रहा है वो कितने दिन में भर रहा है, जो कचरे का बाल्टी है, कूड़ादान है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में कितना कचरा उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से आपके नगर का जो जनसंख्या है उसका पता लगाकर भी आप बता सकते हैं कि पूरे नगर में कितना कचरा उत्पन्न हो रहा है। और इस कचरा का उपयोग आप सही तरह से कीजिए और अपना लाभ भी साथ में कीजिए। तो आप इसको समझ गए हैं तो आप अपने दोस्तों को भी समझाइए और अपने अभिभावकों को, अपने भाई बहनों को भी समझाइए कि किस तरह से हम कचरा का निपटान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे और यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करें।